नमस्कार, मैं अजय कुमार। सच बात तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने इलाके के बारे में ही नहीं जानते हैं, अपने जिले की सच्चाई ही नहीं जानते हैं। मगर हम में से ज्यादातर लोग को जब जम्मू कश्मीर पर बोलना होता है तो बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? ज्यादातर लोग वही बोलते हैं जो भाजपा जम्मू कश्मीर को लेकर के सालों साल से फैलाती आ रही है। ज्यादातर लोग वही बोलते हैं जो भाजपा की समर्थित मीडिया जम्मू कश्मीर के बारे में अनर्गल बोलती रहती है। वह क्या है? झूठ का प्रोपेगेंडा है, भ्रामक जानकारियां हैं, और उन सबका मिला जुला असर ये है कि उत्तर भारत के ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि जम्मू कश्मीर केवल जमीन का एक टुकड़ा है, वहां पर इंसान नहीं रहते हैं, उनकी राजनीतिक चेतना का कोई महत्व नहीं है। अब आर्टिकल 370 को जिस तरीके से खारिज किया गया और उसके विधानसभा में उस पर बहस ही नहीं हुई। जब यह तर्क दिया जाता है कि कम से कम विधानसभा में तो बहस होनी चाहिए थी, जब आर्टिकल 370 को हटाया जाना था तो बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों बहस होनी चाहिए थी? केंद्र सरकार ने हटा दिया, जम्मू कश्मीर भारत का अंग हटा दिया। अब बताइए, कहने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के उत्तर भारत के ज्यादातर लोगों के नजर में, उनकी दृष्टि में जो सबसे गहरी परेशानी बसी है वो ये है कि वो जम्मू कश्मीर में जो लोग बसते हैं उनकी अभिव्यक्ति को महत्व नहीं देते हैं, उनकी राजनीतिक चेतना को महत्व नहीं देते हैं। तो इस समय जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में उस विधानसभा चुनाव में जो हो रहा है, वहां की हवाएं किस तरह से चल रही हैं, उस पर बात करते हैं। और उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं पॉलिटिकल रिसर्चर आशीष रंजन, जो देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में चुनाव पर लिखते रहते हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं। तो आशीष जी, आपसे पहला सवाल ये होगा कि आप मध्य प्रदेश भी गए, राजस्थान भी गए, महाराष्ट्र भी गए। जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो आप इन राज्यों में जाते हैं, दौरा करते हैं। तो जो आप वहां देखते हैं चुनाव के दौरान, जो वहां माहौल होता है, और जो अब जम्मू कश्मीर में जो चुनाव के दौरान माहौल है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या आपको दिखता है? थोड़ा आप इसे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय और दवायत को कि आपने हमें इस बातचीत के लिए बुलाया। देखिए, एक दो जो बातें हैं, एक दो तो मैं करेक्ट कर दूं कि हम कोशिश करते हैं हर विधानसभा चुनाव के दौरान जाने के लिए, लेकिन कई बार एक साथ चार पांच राज्यों का चुनाव होता है तो उस दौरान कुछ स्टेट छूट भी जाते हैं। बहरहाल सही बात है, मैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अलग अलग राज्यों में इत्तेफाक से जम्मू कश्मीर 19वां मेरा राज्य था जहाँ पे मैं, और पहली दफे मैं जम्मू कश्मीर गया। मुझे भी दूर से कुछ और चीजें समझ में आती है, और वहां पे जाके लोगों से जब बात करते हैं तो नई नई जानकारियां हासिल करते हैं जो कि काफी रोचक होते हैं। और यही वजह है जिसकी वजह से मैं विधानसभा चुनाव के दौरान जाता हूँ, फील्ड वर्क करता हूँ, उधर लोगों से बातचीत के आधार पर एक समझ बनाता हूँ वहाँ के समाज को और वहाँ की राजनीति को समझने के लिए। अब डायरेक्ट आपके सवाल पे आ जाते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि जम्मू कश्मीर और दूसरे राज्यों में जब चुनाव होते हैं, चुनाव तो वहां भी होते हैं, बाकी देश के अलग अलग राज्यों में भी होते हैं, तो क्या अब इसमें जो सबसे बड़ा डिस्टिंक्ट और सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंसेस है वो ये है कि जब आप और राज्यों में चुनाव के दौरान जाते हैं तो लोग बात करते हैं सरकार से खुशी के बारे में, मतलब उनके कामकाज से या तो खुश हैं या दुखी हैं, नाराजगी है, तो उसके आधार पे वोट करते हैं। दूसरी बात, सरकार वहां की जनता किसी पार्टी को, चाहे वो नई पार्टी हो या पुरानी पार्टी हो, उसको या तो उसके बारे में उसको सपोर्ट करने, उसको सरकार में लाने की सोचते हैं, उनके प्रतिनिधि को उनके जो कैंडिडेट होते हैं उनको जिता के अपना प्रतिनिधि बनाने की सोचते हैं या उनको हरवाने की सोच। जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा मामला अलग होता है। जहां अन्य जगह पे जो चुनाव है, डेमोक्रेसी का हम एक त्योहार के तौर पे मनाते हैं, वहां पे दो तरीके का चीज है। अब अलग कैसे? जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होते हैं, वो चुनाव में जो लोगों की भागीदारी होती है वो एक तरीके से प्रो एंड कॉन्स दोनों दोनों तरीके से होती है। सो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जो यहाँ पे बाकी राज्यों में जो लोग वोट नहीं करते वो बोलेंगे कि भाई राजनीतिक सिस्टम से उनकी नाराजगी है, किसको वोट दे, कैंडिडेट बढ़िया नहीं है, पार्टियां सब पार्टी वही करती है। जम्मू कश्मीर में जो लोग वोट नहीं देते हैं, पहले हम शुरुआत उन्हीं से करते हैं, उसके बाद आएंगे कि जो वोट देते हैं उनके।
जो वोट नहीं देते हैं, और इनकी एक बहुत बड़ी संख्या है, उनका पहला मानना है कि जो चुनाव है वो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक अहम हिस्सा है। तो हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं सुना है, पढ़ा है, और जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में, और खासकर उसके भारत में सम्मिलित होने के संबंध में। तो उसमें एक जो बड़ा हिस्सा है जो चुनाव में वोट नहीं करना चाहता है या नहीं करते हैं जम्मू कश्मीर में, वो इस वजह से कि उनको लगता है कि चुनाव में पार्टिसिपेशन का मतलब है कि हम उस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, हम उसके, तो मतलब कि हम सरेंडर कर रहे हैं। तो ये मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जो सेल्फ डिटर्मिनेशन या कुछ और, ऑटोनॉमी या और अलग अलग विषय है, जो कि लंबा विषय है, उस पर तो काफी लंबी बहस होते रहती है और हो सकती है। तो ये एक वो दायरा है। आप देखेंगे कि अर्बन टाउन में बहुत सारे, खासकर यंग और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो कम वोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ओवरऑल 50, 55, 60% वोट जाता है, लेकिन श्रीनगर जैसे, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, वहां पे टर्नआउट आपको 30 से नीचे मिलेंगे, या और भी कम हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा फर्क है, जो एक बड़ी तादाद है वहां पे, वो मांगती है कि वो इलेक्शन सिस्टम में, इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में पार्टिसिपेशन करना, यानी कि अपने, जो उनकी अपनी डिमांड है या उम्मीदें, उसको सरेंडर करने के बराबर है। ये एक बात है। अब दूसरी बात जो है कि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि आपका मूल सवाल था, तो उसमें कई सारी चीजें हैं। अब हम अपनी बातचीत को जम्मू कश्मीर तक लिमिट रखेंगे, और कश्मीर से भी मेरा जो संबंध है, मैं खासकर पिछले कुछ 1-2 हफ्ते जम्मू कश्मीर में बिताए हैं, और वो वैली रीजन को ज्यादा कवर किया। अनफॉर्चुनेटली मैं जम्मू रीजन नहीं जा पाया, तो मेरा जो बातचीत होगा आपके साथ, वो साउथ कश्मीर, नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर, फिर पीर पंजाल वाले रीजन, इन सबों को लेके बातचीत रहेगी। तो उसमें जो हमने देखा, लोगों का पार्टिसिपेशन इस बार रूरल में पिछली बार की तुलना में, या आम चुनाव की तुलना में, थोड़ा जेन्युइनली बढ़ा है लोगों का। जो है, लोग वोट करने आए हैं पहले की तुलना में। ठीक है, वो नंबर आगे या पीछे हो सकती है, लेकिन ग्राउंड पे एक उत्साह या एक पॉजिटिविटी वोट करने के संबंध में हुआ है। कई ऐसे लोगों से हमने मिला जिन्होंने पीछे वोट नहीं किया था और इस इलेक्शन में किया। अब उसके कई सारे वजह हैं। आ, पहली वजह यह है कि, जो कि स्वाभाविक सी बात है, कि 10 सालों बाद उनको अपने एमएलए को चुनने के लिए, बीच में लोकसभा चुनाव हुए हैं तो वो एमपी चुनने के लिए वोट किया उन्होंने, लेकिन अपना एमएलए, और जहां तक कि हम सामान्य सिद्धांत के तौर पे कहें, तो लोग इलेक्शन जितना लोकल जाता है, लोगों का पार्टिसिपेशन उतना बढ़ जाता है। तो एमपी का इलेक्शन बहुत बड़ा होता है और सरपंच का इलेक्शन छोटा होता है, तो उससे ज्यादा लोग जुटते हैं। तो उसी तरीके से एमएलए के इलेक्शन में लोग अपना एमएलए प्रतिनिधि चुनने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा संख्या में वोट करने आए हैं, और वो आपको दिखेंगे भी। जो आए हैं, तो पहला कारण है कि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। दूसरा कारण है, जो एक एक गुट होता था, एक जमात होती थी जो कि चुनाव का बहिष्कार करती थी पब्लिकली। ठीक है, चाहे वो जमात इस्लामी के लोग हैं, यहूदियत के लोग हैं, कई सारे अपीलें आती रहती थी जम्मू कश्मीर के चुनाव में। इस बार उसकी वो अब्सेंस था, मतलब वो नहीं थे। ऐसा कोई कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया किसी भी गुट से, या ऐसा कोई अपील नहीं किया गया कि वोट ना दे। तो ये एक फायदा हुआ कि जो लोग थोड़ा कभी करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, कि पता नहीं क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो, तो उनको इस बात का डर नहीं था, और वो आए और अपना वोट किए फ्री तौर पे। उसमें थोड़ी महिलाओं की भागीदारी थोड़ी बढ़ी, क्योंकि आप जानते ही हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन में थोड़ा सा महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित रहती हैं। तो वो कॉन्फिडेंस, और कई सारे, फॉर एग्जांपल शोपियान के कुछ बूथ पे हम मिले, और कभी 18, 19, 20 साल की लड़कियों से बात है, वो पहली दफे वोट कर रहे थे, लेकिन एक उत्साह था कि हम अपने एमएलए या सरकार चुनने के लिए वोट करने आए। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर था, जो कि इस चुनाव की विशेषता को दिखाती है। तो दो बातें, वो एक 10 साल के बाद चुनाव, दूसरा जो वोट ना करने की अपील थी वो नहीं था, तीसरी चीज थी कि पॉलिटिकल पार्टियां ज्यादा, सो फॉर एग्जांपल जमाते इस्लामी, जो कि 1989 के बाद चुनाव नहीं लड़ी थी और हर बार चुनाव का बॉयकॉट करती थी,
इस बार खुद पार्टिसिपेट कर रही है चुनाव में। एनसी या पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी, इन सबको छोड़ के की बात कर रहा हूँ, या सजाद लोन की जो पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो ये, और इंजीनियर रशीद की पार्टी है, पार्टी थी यह भी। तो ये जो है पार्टियों का भी थोड़ा सा, इंडिपेंडेंट के अलावा पार्टियों का भी दायरा बढ़ा। उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो जैसे ही जितनी ज्यादा पार्टियां वो होती है तो मोबिलाइजेशन का दौर भी होता है, क्योंकि वो उनको जीतना होता है तो वो मोबिलाइज। तो ये जो दो तीन चीजें हैं, उस वजह से क्या हुआ, लोगों में उत्साह बढ़ा और लोग वोट आए हैं, वो किए हैं। मैं एक बूथ का बात बताता हूँ आपको, लेना सर ठीक नहीं होगा। शोपियान विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही मैं तकरीबन 12 बजे था, और वहां तब तक 48% वोटिंग हो चुकी थी। मैं एग्जैक्ट नंबर जो उनके पास थे पोलिंग एजेंट से मैं जो बात किया उसकी बात कर रहा हूँ। एक जगह मैं करीब 11:30 बजे था, उसी विधानसभा के में, वहां भी 38%, 42% के आसपास वोट हो चुकी थी। तो तो एक तादाद बढ़ी, लोगों में उत्साह भी आया। ये सब पॉजिटिव चीजें थी। एक कुछ दूसरी नेगेटिव भी चीजें हैं, जो कि तादाद बढ़ने के मतलब वोटरों में उत्साह का एक कारण। और नेगेटिव पहलू ये था कि जो अगस्त 2019 के बाद जो 370, आर्टिकल 370 हटा दिया गया, स्टेट हुड छीन ली गई जम्मू कश्मीर से और उसे यूटी बना दिया गया, और एमएलए वगैरह जो है उनके नाकामयाब है मतलब। और उसके बाद कई सारे इंसिडेंट हुए, जिससे कि एक कर्व तो हुआ लोगों के मूवमेंट पे, उसके फ्री स्पीच पे, ये सब पे। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये जो 4-5 सालों में लगा कि चुनाव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वो अपने आप का उद्गार व्यक्त कर सकते हैं, जहां उनको मौका मिल रहा है कि वो अपना कुछ डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें वोटरों के अलावा सिविल सोसाइटी का जो मूवमेंट है वो खुल के बढ़ा, जो कि पिछले 3-4 सालों से बंद थे। तो ये जो चीजें हैं, वो थोड़ा नेगेटिव में लिए उसको आप या पॉजिटिव में लेते हैं, तो मतलब मैं कह रहा हूँ प्लस और माइनस दोनों सिचुएशन है जो इस चुनाव को, और खासकर जम्मू कश्मीर के चुनाव को और राज्यों के चुनावों से, और पिछले कई कुछ चुनावों से, जम्मू कश्मीर के चुनावों से थोड़ा अलग करती है। एक अलग खाका, अलग चित्र प्रस्तुत कर रही है। मेरा आपसे ये सवाल होगा दूसरा, वोटिंग ट्रेंड को ही लेकर के सवाल होगा कि जो वोटिंग ट्रेंड को लेकर के ये बात कही जा रही है कि वोटिंग ट्रेंड बता रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में भारत को लेकर के विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा है। एक धारणा चल रही है जो मतलब शेष भारत में जो नरेंद्र मोदी की समर्थक मीडिया है उसके द्वारा ये बातें बताई जा रही हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जो पिछली बार चुनाव हुआ था और जो अब की बार चुनाव हो रहा है, मतलब 2014 के विधानसभा चुनाव और अब की बार के विधानसभा चुनाव, अगर आप जिलावार ट्रेंड बताएं तो उस ट्रेंड में आपको, घाटी में आप गए तो उस ट्रेंड में कमी कुछ दिखाई देती है या हर जगह बढ़ोतरी दिखाई दे रही है? और अगर कहीं कमी दिखाई दे रही है तो उस कमी के पीछे आपको कारण कहाँ दिख रहा है? देखिए, ये बड़ा रोचक सवाल है। तो पहले चरण के मतदान में मैं वहां पे खुद था, वहां पे भी। और तो जो 18 सितंबर को थे, तो वहां पे मोर और लेस वोटिंग बढ़ी, ज्यादातर जगह पे वोटिंग बढ़ी। और हमने एक स्टोरी भी किया वोटिंग ट्रेंड्स को लेके। तो उसमें दिखा रहा है कि फर्स्ट फेज के चुनाव में तकरीबन लगभग मतलब एक दो स्थान को छोड़ के वोटिंग ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव में रही, और डिस्ट्रिक्ट वाइज कहे तो। लेकिन जैसे ही दूसरा फेज आया, तो उसमें टर्नआउट कम हो गया पिछले बार के, यानी कि 2014 की तुलना में गए। अब उसमें दो स्पेसिफिक चीजें हैं। एक जो मैंने देखा अपने एनालिसिस में, कि जो वोटिंग ट्रेंड कम हुए जहां गिरे हैं, सो फॉर एग्जांपल शोपियान, पुलवामा, ये सब जो एरिया है, यहाँ पे वोटिंग ट्रेंड बढ़ गए। ठीक है, कुछ इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर ये सब में भी बढ़े हैं। लेकिन गांदेरबल है इलाका, और प्लस जो हिंदू मेजोरिटी वाला बेल्ट है, फॉर एग्जांपल पूंछ, राजौरी, वहां पे वोटिंग ट्रेंड कम हो गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जिन जिन जगहों पे, चूंकि सेकंड फर्स्ट टू फेजेस में उन जगहों पे ज्यादातर वोटिंग थी जो वैली रीजन में थे, पीर पंजाल के रीजन थे, आपका चेनाब वैली में वोटिंग तो हो रही थी। तो यहाँ पे बीजेपी का बहुत, अनलाइक जम्मू रीजन में, जो जम्मू, उधमपुर,
सांबा कठुआ वाला रीजन है, जहाँ पे बीजेपी का परफॉर्मेंस 2014 में बहुत ही बेहतरीन रही थी, अच्छी रही थी। इन इलाकों में जहाँ फर्स्ट टू फेजेज में वोटिंग हुई उतनी अच्छी नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल 25 में से 7 सीटें उन्होंने फर्स्ट टू फेज का जो रीजन है वो जीती थी, और 18 थर्ड फेज वाली सीटें। तो जो 7 सीटें जो जीती थी, तो जो जो डिस्ट्रिक्ट थे उनके, जहाँ पे उन्होंने सीटें जीती थी, फॉर एग्जाम्पल रियासी था या आपका डोडा था, इन सब जगह भी टर्नआउट गिर गए। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड और जो कि मुझे भी सरप्राइजिंग लगा, कि जहां एसटी बेल्ट, मतलब जो एसटी सीट्स थे या एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा थी वहां पे, फॉर एग्जांपल आपका राजौरी हो गया, पुंछ हो गया। और राजौरी पुंछ का उदाहरण प्रस्तुत करना इसलिए भी जरूरी है कि वहां पे इसी सरकार ने पहले तो 2020 में पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के नाम पे रिजर्वेशन दिया था, 4% उसमें हम बात रिजर्वेशन। करेंगे, आगे आएंगे थोड़ा थोड़ा। हाँ आप लेकिन वोटिंग हाँ, ट्रेंड को ही पहले। हाँ। बिल्कुल। तो जो दूसरे है रजौरी पुंछ में ट्राइबल बेल्ट में भी कम हो गया। तो ये एक बड़ा, मतलब फर्स्ट फेज में वोटिंग ट्रेंड बढ़ा है, सेकंड फेज में गिर गया है। तो थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, और खासकर ये जो थर्ड फेज जो हो रहा है, जहाँ पे आज वोटिंग 25 तारीख को हो रही है, सॉरी 1 अक्टूबर को, तो उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वो बेल्ट है जहाँ पे बीजेपी काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था पिछले। तो वहां देखना हमें पड़ेगा कि ये वोटिंग ट्रेंड कैसे बढ़ते हैं, बढ़ते या घटते हैं। उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो एक कारण ढूंढ सकते हैं कि क्या वजह रही है कि वोटिंग ट्रेंड जहां बढ़ा है उसकी क्या वजह है, जहां कमा है उसकी क्या वजह है। लेकिन मोटे तौर पे एक चीज मैं, जो मुझे समझ में आया और जो वहां पे देखने को मिला, गांव में, रूरल एरिया में थोड़ा सा वोटिंग पार्टिसिपेशन थोड़ा लोगों का बढ़ा है। अर्बन में उस मात्रा में इजाफा नहीं हुआ। अब इस वोटिंग ट्रेंड को थोड़ा सा, मतलब आपकी रिसर्च को थोड़ा सा और फैला दें, विचार के स्तर पर लाएं, तो इसे आप कैसे परिभाषित करेंगे, क्या कहेंगे? क्या ये बात है कि जो वहाँ के लोग हैं वो भारतीय संविधान में, भारतीय भारत से जो केंद्र की सरकार होती है उसमें ज्यादा विश्वास दिखा रहे हैं, कि उनके लिए जो एक राज्य, जो अराज्य जैसा नहीं भी होगा, जिसको शक्तियां इतनी नहीं मिल रही हैं, उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा वोटिंग, इतना ज्यादा वोटिंग बढ़ा है, तो इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? देखिए, पॉप लाइक पॉपुलर मीडिया, मेरी इस पे कुछ अलग क्रिटिकल अप्रोच है। एज ए रिसर्चर के तौर पे देखता हूं मैं, वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ना ऑफ कोर्स एक डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी साइन होता है, कि लोग विश्वास कर रहे हैं, उस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी में विश्वास कर रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, उसके कई सारी चीजें कारण होते हैं। अब लोग जो है वो किस लेवल पे देख रहे हैं, वो पार्टिसिपेशन अपना लोकल लेवल पे आकलन कर रहे हैं या नेशनल लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल आप 2014 में, 19 में, या बहुत सारे 2024 में भी लोगों को वोट करते हुए देखे होंगे नेशनल इलेक्शन में। तो कई लोग, आप खुद रिपोर्टर रहे हैं, अलग अलग जाते होंगे, तो कई लोग कहते होंगे हाँ ठीक है, बीजेपी के एमपी से हम थोड़ा दुखी हैं, ये कामकाज नहीं हुआ है, या और सरकारों से दुखी है, लेकिन हम मोदी जी के नाम पे वोट करें, मतलब एकदम नेशनलिज्म पे। या फिर हम एक हिंदू बन के वोट कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे लोग जो आएंगे मुसलमानों को बढ़ावा देंगे या हिंदुओं को कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक ट्रेंड, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कहने का मतलब ये है कि लोग जब वोट करते हैं तो उनका अलग अलग पैमाना होता है। तो जम्मू कश्मीर में लोग वोट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक पैमाना हो कि इंडियन डेमोक्रेसी पे और इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम पे उनको ज्यादा बिलीव हो, ये भी हो सकता है। लेकिन एक दूसरा पैमाना वो भी है कि लोग अपने एमएलए, एमपी, प्रतिनिधि चाहते हैं। और ये सार्वभौमिक चीज है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, कि लोग जो इलेक्ट वोट करने जाते हैं वो बेसिकली वो अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए जाते हैं, चाहे वो जिस पार्टी का भी हो या निर्दलीय हो। तो प्रतिनिधि चुनने के लिए आ रहे हैं, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए तो बेहतरीन साइन है। अब वो, उनका भारतीय लोकतंत्र में बहुत ज्यादा भरोसा है, भरोसा तो है तभी वो सिस्टम चल रहा है, बढ़ गया है। इसका आकलन करना तो जब तक कोई सैंपल डेटा, सर्वे डेटा ऐसा कुछ नहीं आता है, वो कहना थोड़ा मुश्किल है। उसके उलट ये भी नहीं कह सकते हैं कि कम हुआ है। लेकिन एक दो चीजें जो है, जो मुझे कुछ कार्यकर्ता एनसी के लगे थे, उन्होंने एक बड़ा उदाहरण, एक बेहतरीन चीज बोला। उन्होंने बोला कि हम अभी तक, मतलब लाख होने के बावजूद, डिस्टरबेंस होने के बावजूद लोगों के पास जाते थे और बोलते थे कि चूंकि वायलेंस इन सब चीजों पे नहीं है, मतलब वो कोई भविष्य नहीं है उसका, तो हमें डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन करना चाहिए ताकि हमारे राज्य का, हमारे समाज का
ज्यादा बेहतर विकास हो। लेकिन 2019 के बाद क्या किया गया, हम उनके सामने कमजोर हो गए। उनको उनको हम कोई तर्क नहीं दे पाए कि हम क्यों डेमोक्रेटिक सिस्टम में ज्यादा विश्वास करते थे, या हम भागीदारी के लिए सुनिश्चित करना चाहते। तो एक हमारे लिए ड्रॉबैक तो जरूर हुआ। दूसरी चीज ये कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिए कि जो पार्टिसिपेशन बढ़ा है, वो एक जो साइन है 2019 के बाद कई सारे नेगेटिव पहलू की वजह से भी पार्टिसिपेशन बढ़ा। दूसरा जो मैं सवाल के जवाब में बोल रहा था कि पार्टिसिपेशन बढ़ने का जो दूसरा कारण ये भी था कि अपना प्रतिनिधि वो चुन रहे, मतलब एमएलए की वोटिंग करे। तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई एमएलए आएगा तो हमारी बातें सुनेंगी, कम से कम बिजली, सड़क, पानी, ये सब का जो है ना वो व्यवस्था दुरुस्त होगा। अब इसके कई सारे पहलू हैं। जैसे पहले 2019 के बाद जो है वहां पे स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हो रहे हैं, लग रहे हैं, वाटर के बिल को लेके कुछ बातचीत चल रही है, जो कि ये सब चीजें पहले नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल कई स्टेट, यूटी बनने से पहले स्टेट वहाँ 11 किलो अनाज मिलता था, अभी 5 केजी पर पर्सन मिल रहा है। तो ये बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए। तो इस वजह से भी, और कम से नहीं नहीं, कम मैं लोग स्टेटहुड चाहते हैं अगर मैं कि। संदर्भ को थोड़ा ऐसे खोलूं कि जैसे जो रिपोर्टें वहां से आती हैं उससे ये पता चलता है कि जो परंपरागत वहां की पार्टियां हैं, जैसे कि एनसी या पीडीपी, उसके प्रति लोगों का जो आकर्षण है, जो रुझान है, वो उन पार्टियों के मुकाबले कम है जो नई खिलाड़ी बनकर उभरी हैं। तो ये क्या बताता है? और उसके बाद देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा है। देखिए, पीडीपी के बारे में आकर्षण थोड़ा कम हुआ है, ये सब विजिबल रहा है ग्राउंड पे। उसकी दो वजह हैं। एक तो पीडीपी पीडीपी रूल में थी, मतलब 2014 में उन्हीं की सरकार थे, तो हमेशा थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी का लेवल बढ़ जाता है। दूसरा जो सबसे ज्यादा ड्रॉबैक रहा है पीडीपी पीडीपी का इस इलेक्शन में, वो उनका बीजेपी के साथ सरकार बना। तो बेसिकली वैली के लोग जो है पीडीपी का बीजेपी के साथ जाना मंजूर, उनको ठीक नहीं लगा। फॉर एग्जाम्पल पीडीपी का जो सपोर्ट बेस हुआ करता था वो दो हुआ करता था। एक तो एंटी एनसी, मतलब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो लोग नहीं पसंद करते थे, और थोड़ा कहीं कहीं लोग कहते थे कि पीछे में भी कि जमात के लोग या उस तरह के जो थोड़ा लोग थे, उनका टैसिट एक कंसेंट या टैसिट जो लाभ जो है वो पीडीपी को मिला करता था, जो कि इस इलेक्शन में थोड़ा कम हो गया। ऑफ कोर्स एनसी और पीडीपी के पास पुराने और बेहतरीन नेता थे। तीसरी जो चीज पीडीपी के लिए हुई है वो थोड़ा एनसी में भी हुई है, वो उनके कई सारे बड़े बड़े नेता को तोड़ता दिया गया, मतलब इस पार्टी से उस पार्टी में। तो पीडीपी अभी थोड़ी कमजोर तो हो गई। एनसी ऑफ कोर्स एक बड़ी तादाद थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं पसंद करती थी, डायनेस्टी पॉलिटिक्स की वजह से। और दूसरा जो ऑफ कोर्स नेशनल लेवल पे देखें तो जो कांग्रेस के साथ जो चीजें जुड़ी होती थी वो नेशनल कि इतने साथ साल शासन किया और फिर वो चीज। लेकिन अनलाइक पास्ट, इस इलेक्शन में और एटलीस्ट वैली रीजन में, जो मुझे लगता है, मेरी अपनी समझ बताती है लोगों से बातचीत करने के आधार पे, वो ये कि एनसी जो है रीगेन कर रही है। वो कितना रीगेन कर रही है ये एक अलग सवाल है, ये हमें रिजल्ट में पता चलेगा। लेकिन पीछे के तुलना में वो उनको फायदा हो रहा है। वो जो फायदा हो रहे हैं वो दो तीन वजह से। पहली वजह ये है कि ऑफ कोर्स वो शासन में नहीं है, तो एंटी इनकम्बेंसी का लेवल नहीं है उनके पास। दूसरी, राज्य स्टेटहुड चली गई है और कई सारे और मसले हैं, तो लोग। और तीसरी जो उसी में उसी का पार्ट है कि वो चूंकि पुरानी पार्टी है और एक कैडर बेस्ड पार्टी है। अब कैडर कैसे बना होगा उस पर भी हम अलग से एक बात कर सकते हैं। तो नहीं, अगर आप ये, बता दें कैडर कैसे बना हाँ, है। कैड देखिए, वो शेख अब्दुल्ला के टाइम में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ था जम्मू कश्मीर में, वो लैंड टू टिलर। सो जो लोग टिलिंग, मतलब जो टेनेंट थे, जो जमीनों पे काम करते थे, उनका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया। और आप कई अलग अलग राज्यों का भी इतिहास को देखें तो जम्मू कश्मीर में लैंड रिफॉर्म जो है शुरुआती दौर में बहुत ही बेहतरीन रहे। तो इससे आप देखेंगे लोगों के पास जमीनें हैं वहां पे। एक तो ऑफकोर्स नए गरीब होते हैं, ज्यादा कम तो होता ही है, लेकिन चूंकि वहां जमीनें थे भी है, तो लैंड रिफॉर्म के तहत बहुत सारे लोगों को, तो एक जो बेस था। और उनका तो एक हल हल का निशान भी, जो चुनाव चिन्ह भी है वो हल का निशान है, मतलब खेत जोतने वाला जो हल होता है। ठीक है। तो
सबसे पुरानी पार्टी थी, क्योंकि 1930 1935 से उनकी चीजें चल रही थी। ठीक है। और जब पोस्ट इंडिपेंडेंस में प्लेबिसाइड की वो बात करते थे, तो एक इमोशनल सेंटिमेंट से भी कैडर बना। दूसरा इकोनॉमिक सेंटिमेंट, जो लैंड टू टेलर वाला जो स्कीम्स थी शेख अब्दुल्ला के टाइम में जो लॉन्च हुई थी, वो काफी बेनिफिट्स कर दिया। और तीसरा, जो आप समझते हैं कि पावर कॉरिडोर में होने से कुछ लोग अपने आप कैडर या वोटर बन जाते हैं, तो ये तीनों चीज एक कैडर बेस्ड पार्टी उनको बना देती थी। और उसके बाद जो पार्टियां बनी हैं वो बेसिकली एंटी एनसी के या दूसरे पहलू पे ही बनी। तो बेसिकली वो एक मूल मूल मतलब सबसे पुरानी पार्टी है वहां पे, जिसका अपना बेस है। तो मेरे कहने का था कि एंटी इनकमेंसी नहीं है, स्ट्रांग कैडर है। और तीसरा, लोगों को लगता है कि पूरा यही एक मजबूत स्थिति में है कि अगर पावर में आते हैं अगर, तो स्टेटहुड के लिए ज्यादा प्रयास। स्टेटहुड लोग चाहते हैं, चाहे आप हिंदू से मिलिए वहां या मुसलमान से मिलिए, चाहे वो प्रो इंडिया हो, चाहे वो जो इंडिया को नहीं, इंडियन सरकार में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं भी बिलीव करते हो, सबके लिए एक चीज जो कॉमन है वो ये है, स्टेटहुड। ठीक है। और उसके कई सारे कारण हैं। अपना राज्य का एक अपना प्रारूप होता है, अपना स्ट्रक्चर होता है। तो फॉर एग्जांपल, एक छोटा उदाहरण जॉब्स के मामले में देखिए, आप हर राज्यों में नहीं, देखते होंगे आप। मैं आपको पूछूं, मैं इसको थोड़ा ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे। जी। जैसे कि आप लोग रिसर्चर हैं, तो मैं रिसर्चर की तरह ही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मान जी। लीजिए कि एक समाज है, समाज में औरत हैं, मर्द हैं, कम उम्र के लोग होते हैं, जवान नौजवान होते हैं, बूढ़े होते हैं। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देखें, तो जैसे ही कोई अगर 50 या 40 साल से ऊपर का है व्यक्ति है, तो उसने अशांति को बहुत ज्यादा देखा है। और जो 1990 के बाद आया या 95 2000 के बाद आया, उसका मिजाज कुछ अलग है। तो मैं, मेरे कहने का भाव यही है कि जो अलग अलग सामाजिक समूह हैं, उनकी जो राजनीतिक आकांक्षाएं हैं इस विधानसभा चुनाव में, वह किस तरह की हैं, अगर आप बता पाएं इसे तो। देखिए, शांति वाला जो बात कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, शांति आई। खासकर पिछले 3-4 सालों से जम्मू कश्मीर में एक जो माहौल है वो शांति, पीसफुल है। वो कैसे है, किस तरीके से है, उसका आगे क्या आधार होगा, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। उस पर थेरेटिकली थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक स्पेस थोड़ा फैला, क्योंकि पीस हुआ है, तो डेमोक्रेटिक स्पेस ओपन हुआ है। तो आप देखेंगे पिछली बार की तुलना में ज्यादातर पार्टियां कंटेस्ट कर रही है अलग अलग लेवल पे। दूसरा, सोशल इंजीनियरिंग का भी एक गेम रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, जो बात स्टेटहुड की बात हो ही रही थी, वो आकर्षण था। बाइकआउट की अपील नहीं थी, तो वो आकर्षण था लोगों का पार्टिसिपेट करने का। एक बड़ी कम्युनिटी एसटी का दर्जा दिया गया पारी स्पीकिंग लोगों को, वो उससे भी उनमें थोड़ा वोटिंग उत्साह रहा कि चलो सरकार ने या पार्टियां ने हमें कुछ दिया है, तो उसके बदले में हम एक जो कहते हैं ना, मतलब कि जो चीजें दी गई है उसके बदले में अपने समर्थन देने। तो ये जो कई पहलू हैं, वो जो है पार्टिसिपेशन को तो बढ़ाया है, डेमोक्रेटिक स्पेस को भी फैलाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो नहीं देते हैं उनका एक अलग इशू है, लेकिन वो भी मानते हैं कि शांति तो हुई है। ठीक है। वो एक थ्योरेटिकल सवाल पे उनका एक अलग आर्गुमेंट है, वो एक अलग बात। जो आप अलग अलग वर्ग की बात करें, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि रूरल लोग, ग्रामीण परिवेश के लोग और जो गरीब लोग, वो लोग तो थोड़ा आ रहे हैं। जो यंग हैं, जो थोड़ा मिडिल क्लास हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, उनमें सैद्धांतिक रूप से एक मतभेद है। दूसरा, उनको ये भी लगता है कि जो हमारे अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे कॉमन चीजें हैं कि जो ज्यादा पढ़े लिखे या ज्यादा अमीर हैं, तो उनको लगता है कि स्टेट से हमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं, मतलब एमएलए एमपी से। तो एक ऑफ कोर्स उनका भी नजरिया जो है दूसरे को होता है, उनका पार्टिसिपेशन जो है वो कम ही होता है। आप ग्रामीण इलाके में जाइए और दिल्ली बम्बई के शहरी इलाकों में जाइए, तो वो ट्रेंड में एक अंतर साफ तौर पे दिखता है। तो ये बात है कि ग्रामीण जो है और जो नए, खासकर नए लोगों पे ज्यादा वो असर है, क्योंकि जो वोट नहीं दे रहे थे बड़े बुजुर्ग, उनका तो एक सैद्धांतिक पहलू था और उस वजह से तो वो नहीं दे रहे। ठीक है। मेरा मतलब कि जैसे कि थोड़ा सा मैं स्टेट को खोल दूं, तो एक आम आदमी स्टेट का मतलब यही लगाता है ना कि पुलिस है, वो उसके लिए स्टेट है। जिला का अधिकारी है, वो उसके लिए स्टेट है।
ये लोग उसके लिए स्टेट होते हैं, वो तहसील में गया तो वो उसके लिए स्टेट है। मतलब जो ये ढांचे होते हैं वो उसके लिए स्टेट के काम करते हैं। और इन सारे ढांचों को देखा जाए तो इसका जो रिश्ता है जम्मू कश्मीर के आम लोगों से, जो हम लोग को पढ़ने को मिलता है, वो तो बहुत अच्छा तो नहीं दिखता है। वैसी स्थिति में ये जो आकर्षण, वोट के प्रति जो आकर्षण है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? मतलब ये क्या है, कहाँ कहाँ की शक्ति यहाँ पे लग रही है, या कुछ इस परिभाषित होता हुआ दिख रहा है? इसको अगर एक लाइन से शुरुआत करें, जो हमें कुछ वोटर ने कहा, वो ये है कि सरकार बनने से उनकी जो फ्री स्पीच है या फ्री स्पेस है उसमें एक संकुचन आया है, सिकुड़ा है वो डाल। तो उनको लगता है कि हमारे एमएलए बनेंगे या वो चुनेंगे तो अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट का जो एजेंडा है, रोड बिजली सड़क पानी की, उसके अलावा हमें अपने प्रतिनिधि के साथ जुड़ के एक फ्री स्पेस का जो दायरा है वो बढ़े। वो बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा वो एक अलग मसला है, जो जो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पुशिंग फैक्टर है जो लोगों को खींचा है, मतलब कि वोटर तक खींचा है कि भाई हमें जाना है, हमें चुनना है, नहीं तो जो स्टेटस को है वो उनको, खासकर मैं वैली रीजन की बात कर रहा हूँ, वो उनको लगता है कि ये उनके फेवर का नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं सिविल सोसाइटी मूवमेंट की बात कर रहा था। जमाते इस्लामी जो आप देखिए बॉयकॉट करती थी, दूर रहती थी, वो खुद इलेक्टोरल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, ऑफ कोर्स उनके अपने जो मैनिफेस्टो हो, एजेंडे हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अब वो हो रहे हैं तो उनसे जुड़े हुए लोग या उनको देख के या उनके अपील पे सहमे हुए लोग जो वोट नहीं करते थे वो लोग तो आ रहे हैं कम से कम। तो एक पार्टिसिपेशन तो बढ़ा रहा है। और फिर वो लोग जो पार्टिसिपेट करते थे लेकिन उनको लग रहा है कि पिछले कुछ सालों से ज्यादा प्रतिबंध हो गए हैं, तो वो स्पेस खुलेगा हमारे लिए, क्योंकि बिल्कुल बंद है। अब थोड़ा आप सोशल इंजीनियरिंग, जो ये कास्ट के आधार पर सोशल इंजीनियरिंग वाला खेल है, SC ST, किस समुदाय में SC हैं, किस समुदाय में ST हैं, ये थोड़ा बताइए, ये कैसे वहां पर खेला जा रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर में पहले से एससी रिजर्वेशन तो थी, शेड्यूल कास्ट के साथ से थे रिजर्व। जो 2022 के डिलिमिटेशन रिपोर्ट है उसमें 9 सीटें एसटी यानी आदिवासियों के लिए रिजर्व कर दी गई। पहले नहीं थे एसटी, कुछ लोग थे वहां पे लेकिन नहीं। अब एसटी की जो बात है, तो जो नए एसटी कैटेगरी वहां बनाए, तो पहले वहां पे गुज्जर और बकरवाल, ये दो जो कम्युनिटी थे, जो मेजर, छोटे छोटे और होंगे लेकिन ये दो मेजर कम्युनिटी है जो फैले हुए हैं, मतलब जम्मू खासकर वैली के और दूसरे रीजन में भी बहुत हैं। इनको एसटी का दर्जा था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बोल दूं आपको, जहां जम्मू के रीजन में आप देखेंगे एससी शेड्यूल कास्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वैली रीजन में बहुत ही कम मिलेंगे आपको। उसके ठीक उल्टा आप वैली रीजन में देखेंगे। और वैली रीजन कहने का मतलब है कि चिनाब वैली भी, जो कि थोड़ा जम्मू रीजन का हिस्सा आता है, लेकिन चिनाब वैली में उधर एसटी आपको ज्यादा मिले, इधर एसटी आपको कम मिले। तो बकरवाल और गुज्जर कम्युनिटी, गुज्जर नॉट गुर्जर, याद रखिएगा, गुज्जर कम्युनिटी वहां पे पहले से एस्टीमेट थे, 90s के दौर में उनको मिला था। एक पहाड़ी स्पीकिंग पीपल थी, उनका भी अपना डिमांड था लेकिन कभी उस पर बातचीत आगे बढ़ी नहीं, चाहे जो भी कारण है नो। 2020 में इसी सरकार ने अ, 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 राजौरी और पुंछ के इलाके के और भी कुछ लोग, जो पहाड़ी एक लैंग्वेज है वहां पे, जो कुछ खास किस्म के लोग उधर बोलते हैं, तो उसके आधार पे पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के आधार पे उन लोगों को जो डोमिसाइल बनाते हैं पहाड़ी स्पीकिंग का, तहसीलदार से पटवारी से करके, तो उनको 4% रिजर्वेशन दी गई। ठीक है। और याद रखिएगा ये जनरल रिजर्वेशन था, ईडब्ल्यूएस टाइप का। ठीक है, वो अपर कास्ट तो नहीं थे लेकिन जो थे पीएसपी 4% रिजर्व बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जो 8 लाख का क्रीमी लेयर वाला कंडीशन है, उसके आधार पे कि अगर उससे नीचे हैं तो वो ले सकते हैं जॉब्स में, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको रिजर्वेशन था। और ये जो पहाड़ी स्पीकिंग है ये हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, बेसिकली यही तीन पॉपुलेशन है जो कि वहाँ सिख सबसे कम है। लेकिन 2020 में जब 2024 में जब डिलिमिटेशन रिजर्व सीटें हो गई, तो जो पहाड़ी स्पीकिंग जो पहले से डिमांड था कि उनको एसटी का दर्जा दिया जाए, वो थोड़ा बढ़ गया मूवमेंट। उनको लगा कि अब तो सारा बेनिफिट तो गुज्जर और बकरवाल ही ले जाएंगे, मतलब
वही जीत जाएंगे, एसटी रिजर्व सीट में तो मतलब वही रहेंगे, एसटी का दर्जा उन्हीं के पास। तो वो मूवमेंट बढ़ा और फिर सरकार को चाहे जो भी लगा होगा, जो भी उद्देश्य उनको देखा होगा, उन्होंने उनकी मांग मानी और 2000 मार्च 2024 में उनको एसटी का दर्जा दिया गया। और खासकर इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिला वो राजौरी और पुंछ के इलाके के लोग। अब इसमें कई सारे पहलू, दो तीन कॉन्ट्राडिक्टरी पहलू हैं। ऑफ कोर्स एसटी एसटी का जो जातियों को एसटी में शामिल करना, एसटी में शामिल करना, ये सरकारों के अपने विवेक, अपने एक्सप्लेनेशन पे होते रहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देखिए, आपको जो मिलेगा सो राजौरी और पुंछ में, अगर आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं या सिख, कोई भी जो भी है, अगर आप उस एरिया में रहते हैं तो आपको एसटी, आप एसटी, बशर्ते आप डोमिसाइल बनवा ले, पटवारी से वो करवा ले, तो आप एसटी हो जाते हैं। ठीक है, आपके पास कितने, और ऑफ कोर्स, और ये ऐसा करने का आप कहेंगे कि 4% रिजर्वेशन पहले भी था, उसको वो 10% भी बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने एसटी का किया क्योंकि एक मूलभूत सिद्धांत है, अगर एसटी और एससी में डाल देते हैं आप किसी भी कम्युनिटी को, तो उनके ऊपर इकोनॉमिक क्राइटेरिया, क्रीमी लेयर वाली कंडीशन नहीं लगती। तो अब अगर राजौरी और पुंछ में कोई ब्राह्मण है और अगर उनके पास मान के चलिए 20 एकड़ जमीन भी है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो भी वो एसटी में, मतलब वो रिजर्वेशन के एलिजिबल है। ठीक है, तो सो बेसिकली सोशियली, एजुकेशनली एडवांटेज के तौर पे तो हमारा दायरा था रिजर्वेशन का, पहले भी कास्टों को मिलती है। ईडब्ल्यूएस आने से उसमें इकोनॉमिक दायरा भी बढ़ा, जो 2019 में ईडब्ल्यूएस, कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोगों को हैबिटेशन के आधार पे, फॉर एग्जांपल किन्नौर जैसी जगह पे, जो वहाँ पे जो लोग किन्नौर में जो लोग रहते हैं उनको भी एसटी का दर्जा है। ये अपने आप में आज के दौर में अपने आप में एक स्पेशल उदाहरण है कि पूरे इलाके में जो लोग हैं जो कि पहले नहीं माने जाते थे, उनको एसटी का दर्जा दिया गया है। वो एक मैं जैसा पहले ही बोला कि एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि भाई क्या क्राइटेरिया हो, फाइनल क्या क्राइटेरिया हो, लेकिन इसका इलेक्टोरल आउटकम में क्या हो। तो ऑफकोर्स जो राजौरी और पुंछ में है, मेजोरिटी पॉपुलेशन मुसलमान है, लेकिन हिंदू की पॉपुलेशन वैली के अन्य डिस्ट्रिक्ट की तुलना में वहाँ थोड़ा ठीक ठाक संख्या में, 30-35 के आसपास परसेंट के आसपास है। तो वहाँ हिंदू भी और सिख भी है, तो वो एसटी हो गए। तो जो अब वहां पे इलेक्टोरल डायनेमिक्स क्या हो गया, जो बकरवाल या गुजर, खासकर गुजर एनसी को ज्यादा फेवर करते थे traditionally, तो पहले तो उन लोग को लगा कि इसी 10% के रिजर्वेशन में हमारा भी हिस्सा है। बाद में सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया कि 10% अलग से रिजर्वेशन, सो एसटी का वहाँ 20% बेसिकली रिजर्वेशन है। तो ST1 में गुजर और बकरवाल है जिनको 10% रिजर्वेशन है, और ST2 में जो पहाड़ी लोग हैं उनको है, उनका भी 10% रिजर्वेशन है, अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंसी का डिलिमिटेशन करने के अलावा। तो 20% रिजर्वेशन है। तो अब उस तरीके से मान लीजिए, हो सकता है कि आपको भी मिल गया रिजर्वेशन, लेकिन चूंकि वो सेंट्रल लिस्ट में भी उनको डाल रहे हैं, तो पहले मैं ही compete करता था, मैं अगर गुजरात बकरवाल, मेरी संभावना ज्यादा होती थी। अब भी आ गए हैं, तो स्टेट में तो बढ़ा है, लेकिन सेंट्रल में तो वो दायरा 7.5% से ऊपर नहीं बढ़ा। तो उनकी भी होती है। तो एक जो आप कह सकते हैं कि मतलब मनमाना स्थिति जो होती है, उसके तुलना में एक डिवीजन तो क्रिएट हुआ। दूसरा डिवीजन जो क्रिएट हुआ जिससे कि थोड़ा सा बीजेपी को मुझे लगता है कि फायदा हुआ है, वो ये है कि इवन दो अगर पहाड़ी स्पीकिंग है और मुसलमान है, तो उसमें बीजेपी का बेस थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि लोगों को लगा हमें रिजर्वेशन दिया गया तो हमारी अब जो हम हैं या हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उसको जॉब में, एजुकेशनल बेनिफिट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बेनिफिट मिलेंगे, एडमिशन के तौर पे या कुछ डिग्रियों के तौर पे वो बेनिफिट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल सोरनकोट, हवेली, पुंछ जैसे इलाकों में जहां बीजेपी बहुत ही मतलब कम वोट शेयर था, मुझे नहीं पता वो किस कंडीशन में लगे, लेकिन वो एक कॉम्पिटिटिव दौर पोजीशन पे है और अच्छे खासे वोट हासिल करने के स्थिति में है। तो ये अपने आप में ये है कि बीजेपी का इससे दायरा उस इलेक्टोरल बेस में बढ़ने की संभावना है। अब थोड़ा सा ये बताइए कि जो कश्मीरी पंडितों को लेकर के बहुत ज्यादा भावनात्मक किस्म की बातें होती हैं, जिसमें बहुत जायज बातें भी हैं और बहुत ज्यादा उसको आधार बना करके नाजायज बातें भी की जाती हैं,
तो आप ये बताइए कि उनकी जो स्थिति है वहां के राजनीतिक समीकरण पे कैसा प्रभाव डाल रही है। देखिए, जायज और नाजायज की बात हम लोग पिछले 20-30 सालों से, खासकर 90 के दशक से जब ये चीजें शुरुआत हुई, तो काफी पढ़ा है, काफी सुना है। और हर किसी को कोट करना बड़ा मुश्किल है। एक चीज तो है कि वैली में अब 90 की तुलना में कम कश्मीरी पंडित रहे, ज्यादातर उनका शिफ्ट जम्मू की तरफ हुआ। तो उनको लगता है कि उनके दौर में, बीजेपी के दौर में थोड़ी शांति आई है और उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि जो कश्मीरी पंडित हैं, और अगर उनके घर में, फॉर एग्जांपल आप अगर कश्मीरी पंडित फैमिली है, आपके घर में किन्हीं को नौकरी लगी है सरकार की, तो आपके परिवारों को एक अलग अलग जगह पे कैंप बनाया गया है, मतलब एक कॉलोनी, कैंप नहीं, कॉलोनी टाइप से बनाया गया है। तो वहां पे आपको शिफ्ट कराई जा रही है। मैं वैली रीजन की बात कर रहा हूँ, जम्मू की नहीं। जम्मू में तो ऑलरेडी प्लस कुछ कुछ स्कीमें कश्मीरी पंडितों के लिए सरकार ने लॉन्च भी किए हैं, पहले भी की भी सरकारों ने किया है। जैसे एक प्रधानमंत्री स्किल योजना थी, मैं जहाँ तक उसके तहत थोड़ा जॉब्स को लेके जो कश्मीरी पंडित हैं उसमें उसको बेनिफिट्स दिया जा रहा था, एक सीट्स आरक्षित की गई थी। प्रधानमंत्री स्किल ने प्रधानमंत्री योजना करके ऐसा कुछ है, जो मनमोहन जी के टाइम में ही आया, बाद में सरकार में भी कंटिन्यू गया, उसको बढ़ाया गया। और आ, कुछ लोगों को लैंड भी दिए गए विस्थापित। हालांकि उसमें एक इंटरेस्टिंग चीजें है कि मैं शोपियान में ही, मैंने आपको बताया, एक कश्मीरी पंडित फैमिली से मिला। उनका एक बड़ा इमोशनल बात है। उन्होंने कहा जो लोग माइग्रेट किए, मतलब वायलेंस के डर से, उनको सरकार पुनः स्थापित कर रही है, जो कि अच्छी बात है, सरकार मदद कर रही है। लेकिन सरकार को उनके बारे में भी थोड़ी सोचनी चाहिए। जो लोग विस्थापित नहीं हुए, वो वायलेंस को देखा, उस संदेह या वो उस जो कहते हैं दहशतगर्द का जो माहौल था, उसमें भी देखा उन्होंने। उसके लिए सरकार ने कुछ स्पेशल चीजें नहीं की। एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा, बड़ा बढ़िया उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ऑफ कोर्स ये सिक्योरिटी के नाम पे, लेकिन वो बोलते हैं कि जो हमारे सेब के बागान हैं, उसमें हम सही से जाके खेती नहीं कर सकते, या बार बार नहीं रह सकते, क्योंकि सिक्योरिटी वालों को, जो कि उनका भी जेन्युइन कारण है, उनको लगता है कि कहीं उन पे खतरा ना हो, ये नहीं हो, तो बोले वो हमारे साथ जाते हैं। मतलब हमारा जो एक इंडिपेंडेंट मूव जो एक व्यक्ति की होती है कि अजय का आज कहीं जाने का मन है, तो एक फ्री स्पेस है उसके साथ, ठीक है, उसका विल है वो जाए, तो वो एक बंदिशें रहती है। ऑफ कोर्स वो सिक्योरिटी के नाम पे होती है, लेकिन जो जिस वजह से उनका जो स्वच्छंद विकास जिसको कहते हैं, उसमें एक कहीं ना कहीं बाधक बनी हुई रहती है। और एक चूंकि वैली में अब कम रहे हैं हिंदू, ज्यादातर जम्मू की तरफ शिफ्ट किए हैं, और जो मैं आपको बताया था कॉलोनी एस्टैब्लिश हो रहे हैं, तो एक नौकरी को लेके और उस सबको लेके कंसर्न तो है। दूसरी 370 को लेके और राज्य राज्य से यूटी बनने के उसमें एक दुख तो उनके लिए भी है। अब जैसे प्रॉपर्टी राइट्स का मामला है, प्रॉपर्टी टैक्स का मामला है, ठीक है, बिजली वगैरह का मामला है, जिसमें आजकल काफी सारा बिल भी आ रहे हैं, बिजली बिल वगैरह। दूसरी जो बात है उसमें ये है कि वहां के खासकर हिंदुओं को लगता है कि यूटी होने से जो राज्य का जो जॉब में एक निर्धारित वो होता था अपने लोगों के लिए रिजर्वेशन का, वो हक खो दिया। तो जो स्पेस है जॉब के दायरे में, वो स्पेस औरों लोगों के लिए ओपन हो गया, और इससे उनको भी जो कंपटीशन है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। तो इन वजहों से भी थोड़ा सा उनको लगता है कि स्टेटहुड तो होना चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है। और ये एग्जैक्टली कह देना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए भी, और कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि वो 370 के खिलाफ, हटाने के खिलाफ है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इसमें मतलब जो चीजें हुआ है उससे थोड़ा थोड़ा तो उनका नुकसान हुआ है। अंतिम सवाल आपसे बस यही होगा कि कश्मीर एक अशांत क्षेत्र रहा है, बहुत लंबे समय से अशांत क्षेत्र रहा है, और वहां पर एक ऐसी विधानसभा के लिए चुनाव हो रहा है जिसे बहुत ही ज्यादा जो शक्तियां मिलती हैं
दूसरे राज्य को उस तरह की शक्तियां नहीं मिलेंगी। तीसरी बात ये भी हम लोग रिपोर्टों में पढ़ते हैं कि जो जिस तरह से हम क्रिटिकल होकर के इस किसी मीडिया संस्थान के पत्रकार होने के नाते बोल सकते हैं, वहां के पत्रकार लोग भी उस तरह से क्रिटिकल होकर के चीजों के बारे में अपनी अभिव्यक्ति नहीं रख पाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा वहां पर ऐसी चीजें हैं जो लोकतंत्र जिस दिशा में चलना चाहिए, जिस दिशा में भारत का लोकतंत्र चल रहा है, उससे बिल्कुल उल्टी गति में जाती हुई दिखाई देती हैं। तो अगर वहां पर चुनाव हो रहा है, तो एक पॉलिटिकल रिसर्चर के नाते जो वहां पर गए और कुछ दिन वो रह करके आए, वहां पर चुनाव हो रहा है, तो उस चुनाव को वो देखते हुए अंतिम रूप पर वो मतलब क्या कहेंगे कि इससे क्या मतलब नागरिक सशक्त होंगे, या केवल एक तरह का ये छलावा भर है और कुछ भी नहीं है? अ, आपकी जो बातें है, लास्ट के जो लाइन है, वो दोनों मतलब दो ध्रुव की बात है। अभी इसको मैं थोड़ा सा हार्डकोर पॉलिटिकल साइंस की भाषा में देखिए। न्याय जो कॉन्सेप्ट है, और खासकर उसके पीछे की जो पॉलिटिक्स रही है, उसके दो डिवीजन बड़े लंबे समय से हैं। एक पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन की और दूसरा पॉलिटिक्स ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन। लेवल। पूरा संघर्ष ही वही रहा, जो आप चाहे कोई भी वाद, मतलब कोई भी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये दो कोर बिंदु रहे पॉलिटिक्स ऑफ। हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आपका जो विल है, आपका जो स्पेस है, और आपकी जो अधिकार है उसकी उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो आपका इकोनॉमिकल जो रिडिस्ट्रीब्यूशन, चाहे लैंड का हो चाहे रिसोर्सेज का हो, उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन। ये इलेक्शन जो मुझे जो लगा, और हर इलेक्शन में होता है, लेकिन इस इलेक्शन में थोड़ा सा क्लियर कट डिवीजन और काफी स्ट्रांग है। पहला जो पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हम बात करते हैं भैया लैंड, बिजली, सड़क, पानी, जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं होते हैं और राज्य का काम है उनको प्रदान करना, तो वो तो हो रहे हैं, अन्य राज्यों में भी हो रहे हैं, वहां भी हो रहे हैं। अन्य राज्यों से इस राज्य को जो अलग करता है वो है पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन की। 1980 के दशक में इस ये कॉन्सेप्ट काफी फैला इंटरनेशनल लेवल पे। जो कॉस्मोपॉलिटन की बात करते हैं या ग्लोबल सिटीजन की बात करते हैं, उसी दौर में ये सब भी चला कि जो आपकी आइडेंटिटी है, चाहे छोटे छोटे मल्टीकल्चरलिज्म की बात प्रोफेसर चार्ल्स टेलर जैसे लोग बात करते हैं, वो ये है कि जो आपकी आइडेंटिटी है, यूनिकनेस है आपकी, चाहे लोकेलिटी में हो, उसको प्रिजर्व किया जाए। तो अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन, कश्मीर में पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन लंबे समय से चलता आ रहा है। वो चीज, इस सिलेक्शन का आउटकम चाहे जो भी हो, जिस जिस तरीके से हम उसका एनालिसिस कर पाए कि लोगों का भारतीय संविधान, भारतीय उसमें भरोसा बढ़ गया और ये हो, लेकिन जो कश्मीर का जो आवाम है, एक ठीक ठाक संख्या में जो आवाम है, वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनकी जो राजनीतिक रिकॉग्निशन है वो नहीं मिली है, और उसकी भूख है उनमें। वो रिकॉग्निशन किस फॉर्म में आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, वो एक अलग विषय है। उस पर आधी अधूरी जानकारी से बातचीत नहीं किया जा सकता। उसके लिए कश्मीर को और जो कश्मीर के अलग है उसको बारे में काफी समझ बनानी होगी, तभी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जो हमें दिखा इस सिलेक्शन में, एक पॉलिटिक्स ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन का भूख तो है कि हमारे एमएलए हो, हमारे सड़कें बने गाँव पे, हमारे और जो सुविधाएं हैं वो मिले। लेकिन जो पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन की हमारी आवाज दबा दी गई है, वो हमें फ्री आवाज देने की, या जो हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, या जो हम एक एक यूनिकनेस, हर राज्य का, हर समाज का एक यूनिकनेस होता है, उसको और मजबूती से कैसे रख पाए, उसकी एक भूख है लोगों में। वो भूख में भी दो तरीके के लोग हैं, जिन्होंने वोट नहीं किया और जिन्होंने वोट किया। तो और ये काफी गंभीर सवाल है। तो हम ये आउटकम चाहे जो भी आता है, लेकिन हम ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन का जो मामला है जम्मू कश्मीर में, वो अभी रहेगी। और वो भूख जो है, हो सकता है पॉलिटिक्स ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन का भूख मिटे भी, लेकिन ये भूख इतनी आसानी से और इतनी जल्दी मिटने की संभावना कम दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।